अब हमने देखा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे। बट ह्यूमन का नेचर ऐसा है कि वो अपनी पुरानी गलतियों से सीखता नहीं है। पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, इतने सारे सिचुएशन हुई, तो हिसाब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिर से हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुई? आफ्टर 2 decades, आफ्टर 20 years, 1939 से 1945। इंपॉर्टेंट चीजें देखना, इसके अंदर कौन कौन से ग्रुप थे। एक्सिस वर्सेस अलाइज, नाजी जर्मनी, जापान, इटली वर्सेस ब्राजील, सॉरी ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, सोवियत यूनियन एंड द यूएस। यूएस यहाँ भी थोड़ा लेट आएगा, उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जस्ट विल लुक आउट द मनी। ऑलमोस्ट 6 years तक हुआ, और ऑब्वियसली 39 तक आ गए थे, तो 20 के कंपैरिजन में डिस्ट्रक्शन जो होगा दैट विल बी एनॉर्मस। हिरोशिमा नागासाकी, न्यूक्लियर वेपन्स, ऑलमोस्ट 3% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन थी, उसकी डेथ हो गई। 3% ऑफ द पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट। 60 million plus, it was wiped out, खत्म हो गए वो, and millions more were injured। अब एक चीज इसमें देखना कि इस वाली वॉर में सोल्जर के साथ साथ में सिविलियंस की भी डेथ होगी। क्यों डेथ होगी? बिकॉज इसमें आ गए अभी एरोप्लेन्स। एरोप्लेन्स भी कौन से? फाइटर प्लेन्स, फाइटर जेट्स। तो इस पूरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जब तुम पिक्चर देखोगे या पूरी हिस्ट्री पढ़ोगे, तो एरियल बॉम्बार्डमेंट है। एरियल बॉम्बार्डमेंट मतलब भाई एयर बॉम्ब ड्रॉप कर रहे सिटीज के ऊपर। हिरोशिमा नागासाकी में तो न्यूक्लियर वेपन था, उससे पहले ये लोग उनकी कैपिटल्स को अटैक भी करते थे। ब्रिटेन और जर्मनी आपस में एक दूसरे कैपिटल पर रेगुलर अटैक करते रहते थे। रशिया पे अटैक हुआ, तो ऑब्वियसली अगर सिटी पे अटैक होगा, एक फाइटर प्लेन जो पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो पूरा फाइटर प्लेन एक सिंगल सोल्जर बहुत सारे सिविलियंस की डेथ करा सकता है। दैट इज व्हाई सिविलियंस की जो डेथ थी, दैट वाज मोर देन सोल्जर्स इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और रीजन तुम्हें पता चल गया। तो वही चीज इसके अंदर सेम कंसेप्ट, इसीलिए मैंने उन टॉपिक्स पे टाइम लगाया था, बिकॉज अब तुम्हें सारे कंसेप्ट पता है। अब अगर वॉर होगी तो इकोनॉमी भी जाएगी, सोसाइटी का भी डिस्ट्रक्शन होगा, और रिकंस्ट्रक्शन विल बी डिफिकल्ट। दोबारा से वापस से कंट्री के सिचुएशन को इम्प्रूव करना, दैट वाज डिफिकल्ट। यहाँ पे तुम देख सकते हो, जर्मन फोर्सेस आर अटैकिंग रशिया इन जुलाई 1941। हिटलर ने एक ही गलती करी थी लाइफ में, सबसे बड़ी वाली गलती तो काफी थी, बट मोस्ट जो उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हुआ टू बाउंस बैक, दैट वाज टू अटैक रशिया। हिटलर ने रशिया पे अटैक किया, रशिया को फोर्स किया कि वो भी वॉर में पार्टिसिपेट करे, लेकिन अटैक करते वक्त जब प्लानिंग नहीं करी, विंटर में अटैक किया रशिया। विंटर जो होती है नॉर्थ पोल के पास में, रशिया साइबेरिया, इतनी ज्यादा वहां पे कोल्ड थी, फोर्सेस सस्टेन ही नहीं कर पाई, एंड दे हैड टू रिवर्ट बैक। दिस वाज द टर्निंग पॉइंट इन द वॉर। उससे पहले हिटलर वाज इन वेरी स्ट्रांग पोजीशन, बट उसके बाद में नहीं रहा। अर्लियर वॉर में अब हमने देख लिया यहाँ पे क्या क्या हुआ। यहाँ पे दो चीजें और देखेंगे। सबसे पहले यूएस ने डोमिनेंट पोजीशन तो ले ही ली थी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसकी जो भी इकोनॉमी है, इसकी पॉलिटिक्स है, इसके मिलिट्री है, इट वाज नाउ प्रिटी डोमिनेंट, कोई कंपटीशन ही नहीं बचा उसके पास। दूसरा ग्रुप कौन सा आएगा? यूएसए का कॉम्पिटिटर। थोड़ा बहुत कंपटीशन उसको मिला सोवियत यूनियन से, यूएसएसआर। यूएसएसआर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले क्या था? एक एग्रीकल्चर बैकवर्ड कंट्री है। एग्रीकल्चर होता था, ज्यादा कुछ नहीं होता था, लेकिन उसके बाद में सोवियत यूनियन ने इस पूरी वॉर में क्या सीखा? कैपिटलिस्ट वर्ल्ड पावर बन गया एग्रीकल्चर से, और उसने पूरा जो वर्ल्ड था, जो ग्रेट डिप्रेशन में ट्रैप था, दो ही कंट्रियों को फायदा हुआ। फर्स्ट वाज द सोवियत यूनियन, अनदर वाज द यूएसए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया का इतना कोई खास रोल भी नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके बाद में टिल 1990s,
जो रशिया था ना, दैट वाज इम्प्रूव। 9th में रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा होगा, लीडर का नाम पढ़ा होगा, स्टालिन। रशिया में लीडर्स के नाम पे होते हैं सिटीज, लेनिनग्राड, स्टालिनग्राड। तो यू कैन सी द डेवास्टेशन, वॉर का इम्पैक्ट। सिटीज पे डायरेक्ट अटैक हो रहा है, सिविलियंस पे अटैक हो रहा है, नो मर्सी एट ऑल। चाहे सिविलियंस की डेथ हो जाए, बट वी नीड टू डिस्ट्रॉय द कंट्रीज। अब अगर वॉर हो गया, ह्यूमन ने 2 वर्ल्ड वॉर कर ली, जल्दी जल्दी कर ली, विद इन द स्पैन ऑफ 30-40 ईयर्स। 2 वर्ल्ड वॉर हो गई, उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा स्ट्रांग हुआ। फिर यूएसए की पावर इतनी ज्यादा इंक्रीज हुई, तो यूएसए ने क्या फोकस किया, नाउ अभी हमें क्या करना चाहिए, अभी कुछ हमें सेटलमेंट करनी चाहिए। सेटलमेंट क्यों करनी चाहिए, सो दैट हम जो है अपनी थर्ड वर्ल्ड वॉर को ना होने थे, बिकॉज वॉर होने से किसी का फायदा नहीं होगा, दे ऑल रियलाइज दिस फैक्ट। अब वॉर होने से किसी का फायदा नहीं होगा, तो क्या कर सकते हैं हम। सो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इकोनॉमी में चेंज करेंगे। इकोनॉमी में चेंज कैसे करेंगे, हेनरी फोर्ड ने आइडिया दिया था हमें मास प्रोडक्शन का, असेंबली लाइन प्रोडक्शन, हेनरी फोर्ड, लास्ट टाइम पढ़ा था, ठीक है। और इसको सस्टेन करने के लिए प्रोडक्शन ज्यादा होगा, गुड्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, तो उनको कस्टमर खरीदेंगे, तभी तो इकोनॉमी इंप्रूव होगी। मास कंजम्पशन भी चाहिए। लॉजिक लगाते जाना, जो मैंने तुम्हें पढ़ाया, मास कंजम्पशन चाहिए, यानी बहुत ज्यादा लोग खरीदें। बहुत ज्यादा लोग कैसे खरीदेंगे, जब उनके पास में इनकम होगी, बट इनकम हाई भी होनी चाहिए और स्टेबल भी होनी चाहिए। इन ये कोविड के टाइम पे कभी इनकम ज्यादा है, कभी इनकम कम है। स्टेबल और हाई होगी, तभी लोग कंजम्पशन को इंक्रीज करेंगे, तभी लोग बाहर खाना खाने जाएंगे, तभी लोग सुपरमार्केट में जाके एक छोटी सी चीज खरीदने के बजाय पूरा बिल बना के हैवी बाइंग करेंगे, बिकॉज नाउ दे हैव सरप्लस मनी, उन्हें स्पेंड करना है। इनकम चाहिएगी, इसमें भी लॉजिक है। इनकम कब मिलेगी स्टेबल इनकम, जब एम्प्लॉयमेंट होगी स्टेबल। तो कंक्लूजन क्या निकाला इन्होंने, कि हमारे अगर हमें वर्ल्ड इकोनॉमी को इम्प्रूव करना है, तो हमें एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक। एम्प्लॉयमेंट 2 टाइप की होती है, एक प्राइवेट जॉब, एक गवर्नमेंट जॉब। मार्केट अलोन जो होती है प्राइवेट जॉब नहीं दे सकते, ठीक है। मार्केट से, प्राइवेट जॉब से हर किसी का बेनिफिट नहीं हो सकता, तो गवर्नमेंट को भी स्टेप इन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को आना पड़ेगा। गवर्नमेंट का क्या रोल रहेगा, गवर्नमेंट करेगी इंटरवीन। इंटरवीन कैसे करेगी, जब भी प्राइस ऊपर नीचे होगा, तो गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट में इंडिया में जब तुम देखोगे क्या होता है, गवर्नमेंट रेशन शॉप चलाती है, वहां पे राशन मिलता है। अगर गरीब लोग, अभी कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने अभी क्या बोला है रिसेंटली, कि दिवाली तक सभी जो भी बीपीएल है उनको फ्री में राशन मिलेगा, बिकॉज दिस इज इंटरवेंशन। अगर इंटरवेंशन नहीं करते, सिर्फ मार्केट पे छोड़ देते, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, हम क्या क्या कुछ नहीं कर सकते, तो वहां पे दिक्कत आती है। ऐसे आउटपुट को कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट। अगर हमारे पास में अभी ऑयल जो है, हम एडिबल ऑयल जो खाते हैं, मोस्ट ऑफ दैट ऑयल इज इम्पोर्टेड। गवर्नमेंट ने उस ऑयल को बैन कर दिया अभी इम्पोर्ट, ताकि कंट्री का आउटपुट इंक्रीज हो, बाहर का इम्पोर्ट है वो कम हो जाए। और एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इंडस्ट्रीज तो है ही, प्राइवेट प्लेयर्स। गवर्नमेंट जॉब खुद भी जनरेट कर सकती है, बहुत सारे जॉब जिसमें लोग जॉब कर सके, ताकि उनका इनकम राइज हो। इन सब के लिए अभी इन्होंने ये मान लिया कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड। गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी, तो ये चीजें कंट्रोल में नहीं रहेंगी। दूसरी चीज, सेकंड लेसन क्या इन्होंने किया, कि अभी हमने देखा पूरा जो वर्ल्ड है वो लिंक्ड है। ऐसा नहीं है कि एक कंट्री अलग है, एक कंट्री नहीं है। और हमारा गोल क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट। हर किसी को एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए भाई। अगर कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए लायक है, एलिजिबल है, तो ही शुड बी एम्प्लॉयड। तो पूरा वर्ल्ड अगर लिंक है, तो लिंक कैसे होता है, फ्लो होता है। एक कंट्री से एक गुड जाएगा, एक कंट्री से कैपिटल जाएगी, दूसरी कंट्री से लेबर आएगा, और वो मिलके प्रोडक्शन करेंगे। बट सी दिस थिंग, अगर लिंक होगा, फ्री फ्लो करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे प्रॉब्लम हो जाएगी, एक कंट्री का सारा कैपिटल चला जाएगा, एक कंट्री से सिर्फ लेबर आ रहा है, तो एक कंट्री के पास में रिचनेस हो जाएगी, बाकी कंट्री जो है दे विल नॉट गेट बेनिफिटेड। गवर्नमेंट को जो है
दे शुड हैव द पावर टू कंट्रोल दिस। फ्लो जो होता है ना, टैप के जैसा है, अगर उसमें कंट्रोल नहीं होगा सो वो इट विल डू द हार्म रेदर देन द बेनिफिट। दैट इज वाई कंट्रोल भी होना चाहिए इस पूरे फ्लो में। ये इन्होंने रियलाइज कर लिया कि गवर्नमेंट को भी पिच इन करना ही पड़ेगा, नाउ इज द रिक्वायरमेंट। तो इनके लिए मोटिव क्या है? एक तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, एक फुल एम्प्लॉयमेंट है। और कौन सा टाइम चल रहा था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम था। वो इंडस्ट्रीज थी चारों तरफ में, नई नई इंडस्ट्रीज बन रही थी, दैट इज इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। ये सारी बातें कहाँ डिस्कस हुई, कहाँ ये सारी बात हुई? ये बातें हुई हमारे पास में माउंट वाशिंगटन होटल है। वाशिंगटन इज द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड यूएसए, और वाशिंगटन इज आल्सो द कैपिटल ऑफ यूएस। तो माउंट वाशिंगटन होटल में एक ये कॉन्फ्रेंस हुई। वहाँ पे एक एरिया है, उसका नाम है ब्रेटन वुड्स, दैट इज इन यूएसए। वहाँ पे ये एग्री किया गया कि हम जो है कुछ इंस्टीट्यूट बनाएंगे। इसकी लीडरशिप किसके हाथ में थी? इसकी लीडरशिप हाथ में थी यूनाइटेड नेशंस, जिसको हम यूएन भी बोलते हैं, छोटी क्लास में पढ़ा हुआ यूएन के बारे में। यूनाइटेड नेशन, इसने इनिशिएटिव लिया। और ब्रेटन वुड्स, अगर ये किसी ने बड़ा नेम सुना होगा, न्यू हैम्पशायर, दिस इज द प्लेस जहाँ पे न्यू हैम्पशायर के ये वाला एरिया ब्रेटन वुड। होटल जो था उसका नेम माउंट वाशिंगटन, होटल का नेम कोई नहीं पूछेगा, ब्रेटन वुड्स का नाम पूछेगा जरूरी, क्योंकि ब्रेटन वुड जो था ना, उस कॉन्फ्रेंस को हम ऐसे ही मानते हैं कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। और उसके बाद में जो इंस्टीट्यूट्स बनेंगे, उन इंस्टीट्यूट को भी बोलेंगे ब्रेटन वुड्स के इंस्टीट्यूट, बिकॉज शुरुआत वहां से हुई। याद रखना डेट, जुलाई 1940। कौन कौन से इंस्टीट्यूट बनाए इन्होंने? इन्होंने पहला इंस्टीट्यूट बनाया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मॉनेटरी फंड क्या करेगा? मॉनेटरी फंड ये बोलेगा, जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना, एक कंट्री के पास में ज्यादा पैसा होता है, एक कंट्री के पास में कम पैसा होता है। इसका सारा पैसा अगर इसके पास जा रहा है इम्पोर्ट के थ्रू, इम्पोर्ट करके यहाँ रखते, इसके पास में, सॉरी, इसके पास में अगर ज्यादा अमाउंट आ रही है, ये पे करेगा इसको, मनी मनी इसको पे करेगा, तो इसके पास में ज्यादा पैसा, तो ये तो सरप्लस में या डेफिसिट में। वर्ल्ड में ऐसा हो रहा था कि सरप्लस और डेफिसिट चेंज हो रहे थे, ज्यादा कन्फ्लिक्ट हो रहा था। तो सरप्लस और डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए हमने बना दिया आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मॉनेटरी वर्ड में देखोगे तो मनी का रोल है, ठीक है। दूसरी चीज, वर्ल्ड वॉर हुई थी, तो वर्ल्ड वॉर को कंट्रोल करने के लिए हमें रिकंस्ट्रक्शन करना है, वर्ल्ड का रिकंस्ट्रक्शन करना है। तो उसके लिए हमने एक इंस्टीट्यूट बनाया जिसका नेम था इंटरनेशनल बैंक। इंटरनेशनल तो है ही क्योंकि सारी कंट्री होंगे, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो शॉर्ट फॉर्म में आईबीआरडी भी बोलते हैं। इसको नेम चेंज हो गया अभी, इसको इंटरनेशनल बैंक की जगह अब इसको पूरे शॉर्ट फॉर्म में हम अभी क्या बोलते हैं? वर्ल्ड बैंक। अभी भी है, दोनों इंस्टीट्यूट्स हैं। वर्ल्ड बैंक क्या काम करेगा? फाइनेंस करेगा, लोन्स देगा। इसको लोन देगा जिनको, जो कंट्री डिवेस्टेट हो गई है, जिन कंट्री को डेवलपमेंट करनी है आफ्टर वर्ल्ड वॉर, उनको पैसा देगा। आईएमएफ क्या करेगा? आईएमएफ पैसा नहीं देगा, रिमेम्बर दिस। आईएमएफ कंट्रोल करता है करेंसीज को, सरप्लस डेफिसिट। चाइना की जो करेंसी है उसकी कितनी वैल्यू होगी, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, उसमें फाइन लगाना है क्या? इंडिया डॉलर का जो रेट चल रहा है उसमें आईएमएफ को लगेगा कुछ गड़बड़ी हो रही है तो पिच इन करेगा, वो काम आईएमएफ का है। वर्ल्ड बैंक सिर्फ लोन देगा। दोनों इंस्टीट्यूट्स को बोलते हैं ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूट। ये क्वेश्चन 101% आने वाला ब्रेटन वुड्स को। ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन कौन से हैं, कब बने थे, कहाँ पे बने थे? एक क्वेश्चन 100% है तीनों में से, ठीक है। सिस्टम को भी क्या बोल देंगे? ब्रेटन वुड सिस्टम, बिकॉज वो ये जगह के नाम से शुरुआत होगी। इन्होंने अपना 1944 में हुआ था शुरुआत, कब हुई फिर इनकी? 1947 से ऑफिशियली ऑफिस इनके शुरू कब हुए, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ 1944 वाला। अब एक चीज देखना, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्रेटन वुड्स में, ब्रेटन वुड्स कहाँ है? हैम्पशायर में। हैम्पशायर कहाँ है? यूएसए में। क्वेश्चन यही पूछते हैं कि यूएसए में क्यों हुई? आंसर भी वही है, बिकॉज यूएसए को क्या चाहिए था? कंट्रोल, इफेक्टिव राइट चाहिए था उसको। आज भी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है,
इनके मेजॉरिटी जो भी डिसीजन है यूएस इन्फ्लुएंस करता है। यूएस ने इन दोनों में सबसे ज्यादा पैसा लगा रखा है। ऐसा लगा रखा है, ये क्या बात हुई? बिकॉज वर्ल्ड बैंक है, बैंक का मैंने बताया था मनी एंड क्रेडिट में, रिमेंबर दैट। यूएस से पैसा देगा, वो पैसा लोन में जाएगा। अब बैंक को जो आदमी सबसे ज्यादा पैसा देगा, सबसे ज्यादा सेविंग्स के लिए पैसा देगा, वो उसके लिए प्राइम कस्टमर हो जाता है। तो यूएसए सबसे ज्यादा पैसा देता है वर्ल्ड बैंक, उसका शेयर फिक्स है। हर कंट्री को फिक्स शेयर देना पड़ता है, तभी उसको लोन मिलते हैं। या फिर कंट्री को बहुत ही पुअर है तो ये मेंबर मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि इसको लोन दे देते हैं। तो दिस इज द डिसीजन। इनका मेन टारगेट क्या था यूएसए का? वॉर हो गई है, अभी दोबारा इंस्टेबिलिटी नहीं आनी है, दोबारा डिप्रेशन नहीं लाना है। सारी जो वर्ल्ड है ना उसको यूनाइट करो। कैसे यूनाइट कर सकते हैं? उन सब की करेंसीज को, सबका मॉनेटरी सिस्टम जो है उसको देखना है। ठीक है, $1 जैसे पहले ना क्या होता था, एक ये भी कहानी सुनो। पहले उन्होंने क्या बोल दिया था, जिसके पास में 1 आउंस ऑफ गोल्ड है, वो उसका मतलब होगा $35। जिसके पास में 1 आउंस ऑफ गोल्ड था, उसको $35 रुपए मिलेंगे। रेट फिक्स कर दिया गोल्ड के हिसाब से। तो रूल ये भी बना दिया था कि जिस कंट्री के पास में मान लो 100 kg गोल्ड है, आईएमएफ बोलता था अगर आपके पास में 100 kg है गोल्ड, तो आप क्या कर सकते हो, आप उतनी करेंसी प्रोड्यूस कर सकते हो जितने गोल्ड की प्राइस है, उससे ज्यादा करेंसी प्रिंट नहीं कर सकते। कंट्रोल आ गया है यहाँ पे। इस ऐसा करने से क्या होगा कि आपने फिक्स कर दिया कितनी करेंसी है आप प्रिंट कर सकते हो। फिक्स कर दिया तो इसको बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज इसका करेंसी का। इन्होंने बाद में जैसे 1 आउंस के लिए $35 कर दिया, फिर इसको रुपी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, आईएमएफ ने। तो इंडिया की जो भी करेंसी थी ना, वो भी फिक्स हो गई। अभी ऐसा नहीं है, पुराना सिस्टम था। क्योंकि गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं, डेली गोल्ड का प्राइस चेंज होता है, सुबह भी अलग शाम को भी अलग। अगर कोई सीएनबीसी ये सब न्यूज चैनल होते हैं, डेली न्यूज़पेपर में तुम देखोगे बिजनेस पेज पे सो या फ्रंट पेज पे भी, सो गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस जो है वो डेली चेंज होते हैं। तो पहले इन्होंने जो फिक्स किया था ऐसे अभी ये चेंज हो गया। बट इनिशियली उन्होंने फिक्स इसलिए किया था ताकि स्टेबिलिटी आ जाए, ताकि हर कंट्री ऐसे नहीं अपने मन मर्जी कुछ भी प्रिंट करे। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो, रेज योर हैंड। कोई डाउट नहीं है, सो लेट्स कंटिन्यू। अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स। पोस्ट का मतलब होता है जब कोई चीज कंप्लीट हो जाती है। पोस्ट वॉर ईयर मतलब 39 से 45 तक तो वॉर चली रही थी। 45 के बाद में डेकेड आए हमारे पास 1950 और 70। अब देखो, हमेशा जब कंट्रोल बहुत कम लोगों के हाथ में होता है, ठीक है, सो वर्ल्ड ट्रेड ग्रो ग्रो करेगा 50 से 70 के बीच में, परसेंटेज में 8%, विच इज अ वेरी गुड ग्रोथ परसेंटेज, लेट मी टेल यू। 5 से ऊपर जो भी परसेंटेज ग्रोथ होती है ना, विच इज वेरी गुड। और इनकम राइज कर रहे हैं 5% पर एनम। हर साल 5% राइज हो रहा है इनकम में हर किसी के, दैट इज एवरेज। ग्रोथ भी स्टेबल हुआ, कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुई। अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट था 5% हो गया। याद करो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 20% था, यानी ब्रिटेन के 20%। एवरी फिफ्थ, 1/5 जो थे दैट वाज अनएम्प्लॉयड। अभी कितना हो गया? 5%। तो कितना काफी कम हो गया है। दिस इज पोस्ट वॉर ईयर्स। इससे क्रेडिट किसको दे रहे हैं? ये ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन, इन्होंने काम तो किया था। अब आगे क्या होगा इन सारे ईयर्स के अंदर? सी दिस, पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी होगा। हुआ ये 1939 से 1945, ये वॉर एंड हुई है। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, जस्ट 2 साल बाद में। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इंडिया को जो इंडिपेंडेंस मिला वो 1947 में इसीलिए मिला बिकॉज
45 में ब्रिटेन जो वॉर था, ऑल्दो फिर से जीत गया था ब्रिटेन, हारा नहीं था, बट फिर से वही गलती हुई कि बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया, एंड इट वाज डिफिकल्ट फॉर ब्रिटेन कि वो इंडिया में भी कंटिन्यू करे, खुद के कंट्री पे भी फोकस रखे। तो दैट इज व्हेन 1947 में भी इंडिपेंडेंस मिल गई। तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिली और हमारे जैसे जब यूरोपियंस ने पूरे वर्ल्ड में कॉलोनीज को छोड़ दिया, इंडिपेंडेंट कर दिया, वापस अपने कंट्री में जाने लगे, शिफ्ट हुआ ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, तो ये वाली जो कंट्री थी ना, दैट वर नॉट डेवलप्ड, उनको डेवलप होना था। ये संतिका, एक मिनट। यस, सर अगर ब्रिटिश चले ही गए थे तो सर साउथ अफ्रीका में इतनी लेट क्यों गए 1992 के पास? साउथ कुछ हर जगह से भी नहीं गए थे, साउथ अफ्रीका को इसलिए लूज नहीं करना चाहते थे बिकॉज वहां पे कोई भी इतना खास इम्पैक्ट नहीं था, साउथ अफ्रीका ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था वर्ल्ड वॉर में डायरेक्टली। इंडिया ने उसके सोल्जर्स काफी ज्यादा पार्टिसिपेट किए थे, इंडिया के अंदर कांग्रेस और महात्मा गांधी ये लोग काफी एक्टिव थे, ये लोग वर्ल्ड लेवल पे इश्यूज उठा रहे थे, और इंडिया के अंदर 1945-46 में जो हमारी एयरफोर्स और जो नेवी थी, उन लोगों ने म्यूटिनी कर दी थी कि हम सपोर्ट ही नहीं करेंगे, तो बहुत डिफिकल्ट हो गया था इनके लिए। इंडिया जो था ना बहुत डिफिकल्ट था मैनेज करने के लिए, इंडिया वाज अ ह्यूज कंट्री, साउथ अफ्रीका को मैनेज करना बड़ा इजी था। यूँ तो गोवा में पोर्टुगल तो तब काफी लेट तक 1970s तक, बट जो बड़े चंक्स थे उनको ये लोग लीव कर रहे थे, छोटे चंक्स पे डिपेंड हो। ओके सर। सो ये जो कंट्री जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुई, तो ये कंट्री थे ना, अब ये जैसे इनको क्या चाहिए, अभी इनको हरी है, जल्दी है, वही हम पीछे रह गए, सब कंट्री डेवलप हो रही है, तो हमें भी कुछ अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तो उन अपॉर्चुनिटीज को किससे डिमांड करेंगे, एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्रीज से। एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्रीज कौन है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका है, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन और यूएसए। सो उन्होंने, जैसे इंडिया के अंदर अगर किसी को पता हो, 1950 में कंट्री का दो ही फोकस था कि हम जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगाएं, पावर प्लांट बनाएं, डैम्स बनाएं, और बड़ी इंडस्ट्रीज लगाएं जो गवर्नमेंट ओन्ड हो, इंडस्ट्रियल प्लांट लगाएं, कैपिटल होता है मनी, उसको इन्वेस्ट करें, बिकॉज उनको अब डेवलपमेंट चाहिए, उनको जल्दी है कि हमारा कुछ हो नहीं रहा है, अब जल्दी से हमें कुछ चाहिए, वी वांट टेक्नोलॉजी। अब फिर से वही गेम होगा कि टेक्नोलॉजी चाहिए, तो वो डिपेंडेंट हो गए यूरोपियंस पे और अमेरिका पे। अभी भी जो एशिया है, इंडिया जो है, उसके पास में रिसोर्सेज नहीं थे। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, सी दिस थिंग, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उस टाइम तक तो यूरोप में कॉलोनियल रूल रहा, यूरोप कॉलोनियल रूल रहा, लेकिन विद इन द नेक्स्ट डेकेड मोस्ट ऑफ द कॉलोनी जो थी ना वो फ्री हो, मोस्ट ऑफ द कॉलोनी जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, और उसके बाद में कॉलोनी इंडिपेंडेंट होना शुरू हो गई। बट कॉलोनी जब इंडिपेंडेंट होती है, कॉलोनी इज लाइक समथिंग कि तुम जब एक कोई भी किसी चीज का पूरा उसको स्क्वीज आउट कर लेते हो, फिर उसके बाद में कॉलोनी के लोग छोड़ते थे, पूरा जो भी उसका रिसोर्सेज, उसका अमाउंट, पैसे, नेचुरल रिसोर्सेज, लोग, ह्यूमन रिसोर्स, सबको डिस्ट्रॉय करके फिर ये लोग उसको लीव आउट करते थे। तो जब भी लोग इंडिपेंडेंट हुए, जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो यहाँ पे क्या थी, पॉवर्टी, पैसे भी नहीं है, रिसोर्सेज भी नहीं है, इकोनॉमी डाउन है, सोसाइटी के अंदर वो आपस में सिविल वॉर चल रही है। इंडिया के अंदर 1947 में देखो, हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं ऑन द इशू ऑफ पार्टीशन, फिर उसके अंदर पाकिस्तान जस्ट वॉर कर लेता है, फिर 62 में चाइना के साथ वॉर हो जाती है, 65 में फिर पाकिस्तान अटैक कर देता है, तो स्टेबिलिटी मिली नहीं हमें कभी। तो ये इशू था बिकॉज हमारे पास में शुरुआत से ही वी वर डाउन ट्रोडन, एंड ऑल ऑफ द ब्लेम बोलो चाहे क्रेडिट बोलो, इट गोज टू ब्रिटिशर्स। अब इसमें गेम देखना, गेम क्या किया यूएसए ने इसके अंदर, IMF और वर्ल्ड बैंक वो आए ऐसे कि अच्छा आप लोगों को प्रॉब्लम है तो हम आपको पैसे दे देंगे, वी आर हैप्पीली गिविंग यू द फाइनेंशियल नीड्स, IMF और वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अब तो हमारे एशियन कंट्री थी, फॉर एग्जांपल इंडिया थी, उसने तो ले लिया इनसे लोन, इंडिया IMF वर्ल्ड बैंक से लोन लेता है, अभी कम हो गया हमारा लेना, बट ये लोग लेते थे। लेकिन जो स्मार्ट कंट्री थी यूरोप में और जापान में, उन्होंने खुद की कंट्री को रिबिल्ड खुद से कर लिया। हिरोशिमा नागासाकी दो इंपॉर्टेंट सिटीज डिस्ट्रॉय हुई थी जापान की, रिमेंबर दैट, जापान कोई बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, ना ही बहुत ज्यादा रिसोर्स है उनके पास में, बट जापान ने अपनी कंट्री को बहुत जल्दी रिबिल्ड कर लिया, और उन्होंने IMF और वर्ल्ड बैंक से भी इंडिपेंडेंट हो गए, लेस डिपेंडेंट, बिकॉज उन्हें पता था दिस इज अ ट्रैप,
आप लोन लोगे, फिर लोन को लेने के लिए एक और लोन लोगे. दिस इज द क्लासिक ट्रैप इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स. सो ये कंट्री बोले कि सर हमें तो आपकी जरूरत है नहीं, यूरोप और जापान बोले आप अपना फोकस कहाँ कर लो, टुवर्ड्स डेवलपिंग कंट्रीज. कौन सी कंट्री? एशिया वाली कंट्री. अफ्रीका में चले जाओ, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ पे फोकस कर लो. यूरोप और जापान को आपके पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है. अब एक चीज देखना, कॉलोनीज जो थी पहले किसके अंदर थे पॉलिटिकली? वो वेस्टर्न एम्पायर के अंडर थे पॉलिटिकली. अभी इकोनॉमिकली वो किसके अंडर आएंगे? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में. और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को इनडायरेक्टली कौन कंट्रोल कर रहा है? यूएस. तो कॉलोनीज इंडिपेंडेंट पॉलिटिकली तो हो गए थे, बट इकोनॉमिकली भी वो लोग इंडिपेंडेंट हो गए थे. लेकिन इकोनॉमिक्स पे यहाँ पे फोकस रुका नहीं. आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक अपने लोन देने पे कंडीशंस लगाते थे. ऐसा नहीं कि आपने लोन दे दिया, आ गए तो ले जाओ लोन. बहुत स्मार्टली ऐसे बोलते थे कि आपको है ना कुछ कुछ चेंज करने होंगे. प्राइवेट कंपनीज को अलाउ करो, कोई रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दो, यूरोप को फेवर करो, अमेरिका को फेवर करो, चाइना को फेवर मत करो. ये सारे जो फेवर ये लोग मांगते थे करने पड़ते थे, बिकॉज लोन लेना है. तो ये लोग है ना गाइडेंस के नाम पे सब चीजें करवाते. फॉर्मर कॉलोनियल पावर जो थे यूरोप के वाले और अमेरिका वाले, इन्होंने खुद ही इन न्यू तरीका, इसको नियो इंपीरियलिज्म भी बोलते हैं. रिमेम्बर दिस वर्ड, नियो इंपीरियलिज्म. नियो मतलब न्यू, नए टाइप का इंपीरियलिज्म है. इसमें डायरेक्ट कोई कंट्री रूल नहीं कर रही है, बट इंस्टीट्यूट्स के पीछे दे आर इन्वॉल्व. सो ये लोग क्या बोलते थे कि प्राइवेट कंपनीज को ना आप अलाउ कर दो. प्राइवेट कंपनी मतलब कौन सी? उन्होंने पूछा कौन सी? उन्होंने कहा सर प्राइवेट कंपनी मतलब एमएनसीज. एमएनसी की डेफिनेशन हम देखते हैं. व्हाट आर एमएनसी? इस तरीके से रूल करते हैं स्मार्टली. दिस इज जस्ट एन इनोवेशन कि आप कोई कंट्री अगर बैन करती है तो आप कैसे शुरुआत करोगे. सी दिस थिंग, एमएनसीज की डेफिनेशन ये रही. एमएनसी की फुल फॉर्म होता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन. वर्ड से पता चल रहा है मल्टीनेशनल मतलब एक नेशन के अंदर नहीं है, बहुत सारे नेशन के अंदर होता है. बहुत सारे नेशन के अंदर क्यों होता है? लॉजिक देखना. मल्टीनेशनल एक साथ बहुत सारे कंट्री में, पहले बनी 1920 में, फिर बाकी बाद में इंक्रीज हो. कौन बनाएगा? 1920 में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा था आफ्टर फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर? यूएस की कंपनी मोस्टली. बाद में फिर जब रिकवरी हो गई तो यूरोप और जापान भी आ गए. और ये क्या करते थे, मैं लॉजिक इसका समझाऊंगा तुम्हें एमएनसी से एग्जांपल के थ्रू. एक एग्जांपल जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं उसका एग्जांपल में. सो वी विल डू दैट इन आफ्टर दिस ब्रेक. अब रिजॉइन करो मीटिंग को, देन विल कंटिन्यू. रिजॉइन द मीटिंग, देन विल स्टडी एमएनसी.